हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से मैंने लिया है और देखिए किस तरह से इनका क्वेश्चंस दिया गया था और किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका है, यानी इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं, मीडियन ज्ञात करें। तो आपको पता है कि मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे एक पहला जो रूल होता है, सब जो भी हमारे पास सीरीज़ दी गई होती है उस सीरीज को हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते क्रम में हमें सजाना होता है। तो हमारे पास जो सीरीज़ दिया गया मैं इसको अच्छे से सजा लेता हूँ। यानी सबसे पहला जो सबसे छोटा क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो के बाद इसमें हमें एक दिख रहा है और एक जो है वो डबल बार है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखें तो यहाँ पे दो है और फिर से दो है, दो बार दो दिया गया, तीन बार तीन दिया गया, तीन बार तीन लिखा। उसके बाद क्या है, एक बार चार और एक बार पाँच। ये हमारे पास सीरीज़ दी गई थी, ठीक है। अब इस सीरीज़ के हमें माध्यिकाएं निकालनी है। माध्यिका यहाँ पे यानी मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या कहता है, बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है। आप इस सीरीज़ को देखिए, टोटल इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है। तो 10 नंबर है तो उसमें करना क्या है, आप इसमें दोनों तरफ इक्वल करने की कोशिश कीजिए। अगर हम दोनों तरफ इक्वल करें तो 4 इधर मैं कर लेता हूँ और 4 इधर कर लेता हूँ, ठीक है। बचा हमारे पास क्या, तो आप कहेंगे बीच में 2 बच जाता है, ठीक है। जब बीच में 2 बचता है तो करना कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर लीजिए। 2 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 5। तो 5 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। 2.5 इज़ द करेक्ट आंसर, मीडियन निकल गया। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब आप मैं आपसे एक छोटा सा चीज़ पूछता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि एक अलग से वीडियो बनाया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये, जैसे कि आपको माध्य दिखाया जाए, उसमें माध्यिका निकाला जाए, बहुलक, मानक, विचलन। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि मानक, विचलन और बहुलक, माध्यिका से रिलेटेड एनटीपीसी में डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट रखेंगे, देखना चाहेंगे तो नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है। तो यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो इस त्रिभुज को फाइंड आउट करने के लिए किस प्रकार का त्रिभुज होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया। तो 3 हमारे पास अनुपात दिए गए, तो 4 3 7 और 2 7 3 4 और 2 6 6 और 3 9। यानी कह सकते हैं कि 9x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री, तो कहने का मतलब ये कोण हमारा कितना कितना बन गया, तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तीनों कोण निकल गई। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे कोण मैंने अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया वो क्या है। ऑप्शन ए में लिखा गया समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज कब हो सकता था, जब इसमें 90 डिग्री का एंगल आता। तो कह सकते हैं पहला ऑप्शन कट गया, नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण हम कह सकते हैं जब 90 डिग्री से छोटा एंगल बनता है उसको कहते हैं न्यून कोण। वो त्रिभुज हमारा होता है न्यून कोण। तो यहाँ पे देखिए 40 80 और 60 सभी 90 से कम है, तो 90 से कम है यानी कि न्यून कोण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी में अगर हम देखें अधिक कोण, अधिक कोण कहते हैं कब, अधिक कोण जो होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एंगल जो नहीं बन रहा वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी भी हमारा गलत होगा और ऑप्शन डी भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों जो साइड होती है वो इक्वल होते हैं, यानी कि इनका जो एंगल होगा वो 60-60 डिग्री का होगा, तीनों आपस में बराबर होगा, तब कहते हैं वो समबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत, राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपये तथा 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ कमाया। तो बताइए कि कुल बिक्री मूल्य कितना था। देखिए अब हम यहाँ पे इसको कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। उसने कितना, 15 किलो चीनी जो कि 50 रुपये की दर से खरीदा था, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया। 15 किलो चीनी को अगर 50 के हिसाब से खरीदे तो टोटल इतना रुपए उसने खर्च किया होगा, यानी ये उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य को अब प्रतिशत हमें क्या, यहाँ पे देखिए बेचते समय वो 10% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 110/100। 110/100 को हम लिख सकते हैं 11/10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से हम क्या करते हैं, हमें टोटल निकालना है कि कुल विक्रय मूल्य क्या है। तो ये पहला विक्रय मूल्य हो गया। तो दूसरा विक्रय मूल्य के लिए हम कर सकते हैं कि 20 किलो गेहूं जो है वो 75 के हिसाब से खरीदा था
और इसको बेचने के दौरान 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 120/100, हम कह सकते हैं 6/5। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 6/5 लिखता हूँ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 10 बचे 50, ये खत्म हुआ, 5 चौका 20 आपका ये खत्म हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 75 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो 15 × 75 × 11, तो 11 मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और इसमें भी 75, इसलिए मैंने दोनों में कॉमन ले लिया था, 75 बाहर, 6 चौका 24 ये हो गया। ठीक है, तो 75 गुने कितना होगा, ये आपका 35, 75 गुने 35। ठीक है, 11 और 24 को जोड़ देंगे तो 35 हो गया। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में हमारा 5 आएगा। ठीक है, लास्ट में 5 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 5 होगा। ऑप्शंस देखें तो ए और सी तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, और बचा हमारे पास जो कि एक और ऑप्शन बच रहा है 15/75, 26/75। तो अगर इन दोनों को देखें तो 7 × 21, ये तो क्लियर है कि 2000 से ज़्यादा होगा, और 2000 से ज़्यादा होगा तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो कि 26/25। तो गुना करने में की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है, आप इस क्वेश्चन को देख कर ही टिक कर सकते थे। आई होप की बात आप ये समझ रहे हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इसी तरह से शॉर्ट में सॉल्व कीजिए, टाइम की भी बचत होगी और काफ़ी आसानी से कर भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a + b = 2c है, और साथ ही साथ c + d = 2a है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि इसमें संबंध क्या होगा। देखिए हमारे पास दिया गया है कि a + b = 2c। ठीक है, और एक और दिया गया c + d = 2a, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो कि सेटिस्फाई करे। ठीक है, हमें संबंध बताना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी LHS को LHS में और RHS को RHS में जोड़ दीजिए। तो देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, a + b + c + d। ठीक है, यानी LHS को LHS में मैंने जोड़ दिया इस तरह से, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, a + c। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि b + d को तो यहीं छोड़ देते हैं, b + d को मैं यहीं छोड़ता हूँ, और a + c इसको मैं राइट साइड में भेज दूंगा। तो अगर मैं a + c को राइट साइड में भेजूंगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, यानी 2a + c माइनस में a - c, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए b + d तो इधर जो का त्यों रह जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए 2a में से 2a + 2c में से अगर एक एक घटा दें तो यहाँ पर बचेगा a + c, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट हमारा जो संबंध बनेगा, जो रिलेशन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी a + c = b + d। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC के b और c के बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखेंगे कि एक त्रिभुज दिया गया। ठीक है, त्रिभुज क्या है, A, B और C। त्रिभुज ABC के B तथा C के बाह्य द्विभाजक, देखिए एक होता है अंतः द्विभाजक और एक होता है बाह्य द्विभाजक। अंतः द्विभाजक कहता है तो यहाँ से करते हैं, लेकिन बाह्य द्विभाजक का मतलब B का बाह्य, यानी कि बाहर से द्विभाज्य करते हैं दोनों को इस तरह से P बिंदु पर। ठीक है, P बिंदु पर क्वेश्चन में कह रहा है यदि BAC = 80 डिग्री, BAC यानी ये एंगल आपका 80 डिग्री दिया गया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि BPC बताइए, BPC हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैं आपको बताता है एक बार रिलेशन क्या होता है। अगर ये कुछ इस तरह से रहता, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रहता, अगर हमें ये एंगल निकाला होता, अंतः द्विभाजक होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते कि B अगर हम इसको O मान करके चलता, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर अंदर की तरफ रहता, अंतः द्विभाजक रहता, तो BOC बराबर हम लिखते हैं 90 + a/2, यानी एंगल a/2 करते हैं। लेकिन अगर बाह्य द्विभाजक हो, ठीक है, बाह्य द्विभाजक हो, तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं BPC = 90 - a/2। ठीक है, ये होता हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला, इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 90 रखता हूँ, a/2 यानी a एंगल जितना दिया उसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 यहाँ पे हो जाएगा, 80/2 करेंगे तो 40, यहाँ पे मैं 40 कर लेता हूँ। करेक्ट आंसर क्या हुआ, 50 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया किस तरह से यहाँ पे किया गया। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या रहा है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया। यदि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12 sin cos थीटा, ठीक है, ये दिया गया, तो हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास दिया गया, ठीक है, और ये बराबर में दिया गया, तो मैं इसको लेफ्ट में कर लेता हूँ, जो कि माइनस में हो जाएगा कुछ इस तरह से। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ पे 12 है ना cos थीटा।
तो राइट साइड में आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2 साइन थीटा और यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कि आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूना 4 3 12 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये आपका कितना हो गया, बराबर में 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा और बराबर में 3 कॉस थीटा। बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखूँ तो क्या होगा, राइट साइड में 3/2। हमसे पूछा क्या गया, हमसे जो वैल्यू पूछा गया वो क्या है, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और अपॉन में क्या है, नीचे दिया गया 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ये हमसे पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना है, साइन की वैल्यू 3 और कॉस की वैल्यू 2 रख दीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए रखते हैं, अगर साइन के जगह पे मैं कर रखूँगा यहाँ पे 3 और कॉस के जगह पे यहाँ पे यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 और कॉस के जगह पे 2। तो नीचे उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 3 और माइनस में 4 गुने 2। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 3 12 और प्लस चूँकि 12 और 2 आपका इधर हो जाएगा 3 दूनी के 6 और नीचे हो जाएगा 15 माइनस 8। तो करेक्ट आंसर 18/7। तो 7 दूनी की 14 और 4 18, कुछ इस तरह से 2 सही 4/7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, इन आंकड़ों में माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। देखिए एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है ना, बहुलक, माध्यिका, माध्य, मानक विचलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप देखना चाहते हैं सेपरेट वीडियो तो मैं उनका अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो माध्य निकालना और बहुलक निकालना है। माध्य और बहुलक निकालना हो यानी हमें माध्यिका निकालना हो, उस कंडीशन में हमें दी गई सीरीज को अरेंज करना पड़ता है। लेकिन इस सीरीज में आपको अरेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल से माध्य निकालना है। माध्य का मतलब देखिए, सिंपल सी भाषा में अगर समझना चाहें तो वहाँ पर हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ औसत निकालना। ठीक है, यानी माध्य का मतलब औसत आप निकाल लीजिए। तो औसत निकालने आपको आता होगा, क्योंकि औसत निकालने में कुछ करना नहीं होता, दी गई संख्या जितनी भी दी गई उन सभी को जोड़ लीजिए और उनका जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो चले हम यहाँ पे माध्य निकाल लेते हैं। अगर मैं माध्य को निकालूं तो माध्य बराबर क्या कर सकते हैं, कितने हो जाते हैं टोटल। चलो यहाँ पे मैं एक बार सीरीज को लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पे सीरीज कर लेते हैं। सीरीज क्या है, 1 + 9 + 5 + 4 + 2 + 1 + 9 + 9 + 2। ठीक है, उसी तरह से +1 + 9 + 1 + 2 + 1, कुछ इस तरह से दिया गया। कितने सीरीज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 बिल्कुल सही है। चलिए इन दी गई सीरीज को हम जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, सिंपल सी भाषा में आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले 9 वाले को उठाते हैं। तो कितने बार 9 है, 1 2 3 4, 9 चौका 36 हो गया। चलो 36 37 और 5 कितना हो जाता है, 37 और 5 कहेंगे 42, 42 और 4 46, 46 और 2 46, 2 48, 49, 49 और 3 52, 52 और यहाँ पे देखिए 52 और 4 56, यानी टोटल आपका 56 हो जाता है। टोटल कितने हम लोगों ने काउंट किया था, ये जो नंबर दी गई वो 14 है, यानी कि 14 चौका 56, 4 आ गया। अब ऑप्शंस देख लीजिए, माध्य कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ऑप्शंस मिल रहा है जो कि 4 तो माध्य हो गया। अब बात करते हैं बहुलक कैसे निकाला जाता है। देखिए बहुलक यानी हम इसको कहते हैं मोड, इंग्लिश में इसको मोड कहा जाता है। तो मोड कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसी को हम लोग मोड कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 जो दी गई है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी टोटल ये आपका देखिए 5 बार आया हुआ है। तो 5 बार जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही हमारा बहुलक होता है। यानी क्वेश्चंस का राइट आंसर जो होगा वो 4 और 1 यानी 4 और 1 इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चंस को समझ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास एक फिगर दिया गया और इस फिगर में हमें बताना है कि ए का मान क्या होगा। देखिए सिंपल सा इस फिगर को मैं बनाता हूँ, इतना लंबा नहीं बनाएंगे, जो हमें ज़रूरत है उसी को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से दिया गया और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से है। चलो इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल है वो ए दिया गया, ठीक है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपका जो कि 75 डिग्री है
और ये दोनों आगे की तरफ बढ़ते हुए जो कि यहाँ पे आपका ये 40 डिग्री है। बस हमें इतने की ज़रूरत है, बाकी कुछ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से हम कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों एंगल जो कि इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल आपका इक्वल होगा, ये 75 डिग्री तो ये भी 75, ये 40 तो ये भी 40, ठीक है। तो ये दोनों अगर हम देखें तो कितना हो गया, 75 और 40 115, 115। और आपको एक चीज़ पता होगा कि जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण जो होता है अंततः दो कोणों के योग के बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे जो ए होगा वो इन दोनों कोणों के इक्वल होगा, यानी 115 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से भी नहीं करना आता तो सिंपल से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 और 40 को जोड़ेंगे तो 115, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे कि 85 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर किसी लाइन पर एक रेखा गुजरती है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी आपकी लाइन है और इन दोनों रेखा अगर इस कोण को देखें तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि 85 प्लस a इक्वल टू 180 कर सकते थे। और यहाँ पे भी हम a निकालेंगे तो 180 माइनस 85 निकलेगा, जो कि वही बात हुआ 115 डिग्री। तो वही बात मैंने आपको बताया था कि a जो होता है वो डायरेक्ट अंततः दो कोणों के योग के, बाह्य कोण अंततः दो कोणों के योग के बराबर 115 डिग्री राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और समान समय में उसी मूलधन का जो कि साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए एक तरीका होता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज की बात की जा रही है, तो मूलधन तो हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं मूलधन हमारा P है, ठीक है, मूलधन P है। और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तरीका बताया कि अगर 5% दिया गया तो पहले 5 को आप 2 से गुना कर लीजिए, 5 दूनी की 10, और इसका फिर स्क्वायर कर लीजिए 2 पॉइंट के बाद, तो 10 × 25। तो यहाँ पे परसेंट होगा, ठीक है, ये परसेंट है। अगर मैं परसेंट को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, नीचे आपका 00, लेकिन अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो आपका एक और 0 आएगा। ये एक तरीका होता है जो कि अगर देखिए 5% रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5% रहेगा तो 5 से 2 से गुना कीजिए, यानी कि 10, और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। उसी तरह से अगर 8% रहता है तो क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर 8 से 2 से गुना करते हैं 16, और 8 का स्क्वायर जो कि 64, इस तरह से लिखते हैं ये आपका परसेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही किया हूँ। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कह रहा था कि साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो मूलधन हो गया और 2 वर्ष की बात की जा रही है, रेट 5% है और इससे जो कि ये 10 रुपया ज़्यादा है, इस तरह से, ठीक है। मैंने सजा दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका देखिए 25 चौका 100, यहाँ पे बचा 2, और 25 से कम 25, और 25 चौका 100 यहाँ से कटा सकते हैं, यानी ऊपर में हमारे पास बचा 41p, नीचे हो गया 400। राइट साइड में देखिए इसको मैं इधर ला देता हूँ लेफ्ट साइड में, तो 5 दूनी की 10, इधर कह सकते हैं कि 10p/100, राइट साइड में आपका 10 के बराबर। क्लियर। नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 400, इसमें देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 41p माइनस में 40p, और राइट साइड में 10, यानी कि p की वैल्यू कितनी निकल गई, करेक्ट आंसर आपका 4000 राइट आंसर आ जाता है। हमसे पूछा भी गया था कि वो मूलधन ज्ञात करे, तो मूलधन हमारा 4000 हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप 2% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा मेथड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से ₹2000 साधारण ब्याज मिलता है, यानी यहाँ पे साधारण ब्याज मिलता है 2000। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे मूलधन तो निकाल ही सकते हैं, चलो पहले यहाँ पे मूलधन निकाल लेते हैं। तो 2000 जो कि साधारण ब्याज है, तो मूलधन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से। देखिए 5% 10% है, यानी कि 1/, यहाँ पे कर सकते हैं आपका 5, ठीक है, सॉरी 1/10 ना, कोई दिक्कत नहीं, 1/10। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे जो p की वैल्यू यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका 10,000 निकल जाता है, यानी हमारे पास मूलधन निकल गया 10,000, ठीक है, मूलधन निकल गया 10,000। आगे कह रहा है कि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना होगा, यानी हमें अब पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 वर्ष दिया गया और मूलधन हमारे पास पता है, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, जब आपके पास 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो सिंपल सी बात है कि रेट को उठाइए। तो देखिए रेट हमारे पास क्या है 10%, तो 10% तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 10 को गुना करेंगे 2 से, यानी कि 20 हो गया, और 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाता है। तो पॉइंट के बाद में इसको 100 लिखूंगा, तो इसको देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक आता है, तो इसको इधर ला देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा
10,000 गुने 21%, तो 21% को मैं तोड़ता हूँ नीचे 100, 00 से 00 खत्म, ऊपर नीचे 2100 हमारा टोटल ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया CI। और हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन था जो कि साधारण ब्याज 2,000 रुपये। तो आप ये बताइए कि दोनों का डिफरेंसेस कितना हुआ, 100 रुपये का डिफरेंसेस हुआ, यानी करेक्ट आंसर हम 100 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी को। ठीक है कि नहीं? चलिए अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न कह रहा है कि tan दिया गया कि tan माइनस में 405 यानी 405 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो देखिए इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि x ऐसे वैल्यू को देखते हैं जो इसके नज़दीक में हो, यानी हम इसको कर सकते हैं कि tan माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो -360 प्लस थीटा। ठीक है, यानी हम यहाँ पे इस तरह से तोड़ा जाता है कि हमें इसकी वैल्यू भी पता हो और ये इसके नज़दीक में भी आ जाए। तो 360 प्लस थीटा करते हैं। और आपको मैंने एक बार बताया था कि ये हमारा जो होता है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे देखिए 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और इधर आ जाता है 360 प्लस थीटा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, आई होप कि आपको ये चारों चीज़ें पता होगा। तो देखिए जो ये थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट वो tan cot का घर होता है। ठीक है, आई होप कि अपनी चीज़ें 10th क्लास में पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। तो 180 प्लस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा कह सकते हैं, या फिर 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा यहाँ पे, तो 360 प्लस थीटा किसका घर है, फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें सभी जो होते हैं वो सब पॉजिटिव में ही होते हैं, सारे चीज़ जो कि प्लस में होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, tan पहले माइनस में था उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस का माइनस ही रह जाएगा क्योंकि उधर भी प्लस में है, माइनस में था तो प्लस में जाता। लेकिन 360 प्लस थीटा वो आपका फर्स्ट पार्ट है तो हम वहाँ पे प्लस में साइन होगा। तो 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 और 360 में नो चेंज, थीटा चेंज यहाँ पे नहीं होगा, tan का कॉट में नहीं कर सकते क्योंकि 360 में और 180 में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे कि 1 होता है, यहाँ पे माइनस पहले से, तो आपका करेक्ट आंसर -1 होगा। तो आई होप कि ये बात आपने समझ लिया होगा यहाँ पे किस तरह से किया गया। क्लियर? चलिए फिलहाल देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री माइनस एक्स, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया गया कि साइन 60 डिग्री माइनस में एक्स इक्वल टू कॉस वाई प्लस 60 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा गया कि साइन एक्स और प्लस माइनस में ना, हाँ, साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, या तो साइन को कॉस के फॉर्म में तोड़ लीजिए या फिर कॉस को साइन के फॉर्म में तोड़ लीजिए, दोनों तरफ इक्वल कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो साइन कुछ इस तरह से, देखिए इसको आप एग्जाम्स हॉल में एक बार सीख लीजिए जाके, लेकिन बाद में आपको डायरेक्ट ही करना है। तो एक बार मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए इसको थोड़ा सा लंबा ले जाता हूँ। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको इक्वल इतना कर सकते थे, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, साइन 90 माइनस वाई प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। तो साइन से साइन खत्म, दोनों तरफ साइन से साइन खत्म, तो यहाँ पे बचा क्या, 60 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस वाई माइनस 60 डिग्री। माइनस की वजह से सीन चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 90 को इधर लाएंगे तो देखिए सिंपल सी बात, इसको करते हैं, पहले इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 माइनस वाई। ठीक है, 30 माइनस वाई, एक्स को उधर भेजते क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उधर भेजूंगा तो 30 बराबर एक्स माइनस में वाई। तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहें कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होता कितना है, 1/2 है कि नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि अब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आज बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा तो शायद ही इस तरह से मेथड से पढ़ा होगा। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास दिया गया, ये हमारे पास एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज को हमें मानक विचलन निकालना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहला जो हमें तरीका निकालना होगा वो हमें माध्य निकालना होगा। माध्य यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में औसत निकालना पड़ेगा। तो माध्य यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, सभी अंकों को जोड़ करके जितने भी अंक है उसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, 13 और 7 20, 20 10 30 और 30 और 20 50, यानी 50 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10। ये हमारा जो कि क्या निकल गया,
ये निकल गया माध्य निकल गया, ठीक है, यानी कि जिसको मीन कहते हैं। तो ये माध्य निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें मानक विचलन पूछा जा रहा है। तो मानक विचलन निकालने के लिए सिंपल सी भाषा है कि इसको आप सभी से कंपेयर करते चलिए, कंपेयर करके स्क्वायर करना है, यानी माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखिए 10 से 11 में कितना का डिफरेंस है, आप कहेंगे 1 का डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, चलो स्क्वायर भी मैं करते चलता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 और 11 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसमें देखिए दोनों का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 10 और 10 का अंतर 0, 0 हमें कोई मतलब नहीं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस फिर से 3, तो 13 में से 10 जाएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। कोई मतलब नहीं है कि माइनस प्लस में आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ देखना है अंतर कितना है, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 और 9 18, 18 2 20, तो 20 टोटल करते हैं क्या। अब यहाँ पे देखिए जितना भी आप जोड़ेंगे उसको, जितने भी नंबर है अब उसको यहाँ पे लिख लीजिए। चलो यहाँ पे कितने नंबर थे, टोटल 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5, ये लिखिए। और इसका अंडर रूट ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या निकल रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन ST लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। तो मानक विचलन यहाँ पे देखिए 9 9 18 और 2 20, यानी कि 20/5, और ये रूट में है, यानी कि अंडर रूट 4, और 4 का मतलब 2। बताइए, कुछ भी नहीं करना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो आपके पास सीरीज दिया जाए उस सीरीज को आप माध्य निकाल लीजिए, माध्य निकालने के बाद दोनों को कंपेयर करके स्क्वायर करिए, और ये दोनों रूट में रहेगा, और जितने भी नंबर देंगे तो उससे डिवाइड कर लीजिए। तो बस यहाँ पे मैंने वही किया। ये मत पूछेगा ये 5 कहाँ से है, मैं फिर से बताता हूँ, 5 जितने भी सीरीज दिए गए टोटल नंबर मैंने लिखा है 5। तो देखिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसी से पहले अगर आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि एग्जाम्स के ओरिएंटेड है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।